नमस्ते। एक किताब है जिसे पढ़ने के बाद मेरा दुनिया को देखने का नजरिया ही बिल्कुल बदल गया। कौन सी? युवाल नोवा हरारी की 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। हम हरारी को सेपियन से जानते हैं, जो हमें बताती है कि हम कहाँ से आए, और होमोडेस से जो बताती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये किताब ये आज के बारे में है, अभी इसी पल के बारे में। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक तरह की वेकअप कॉल है। जरा सोचिए, 2050 में जिंदगी कैसी होगी, हम क्या काम करेंगे, हमारे फैसले कौन लेगा, हम या कोई एल्गोरिथम? सही। और हम सच और झूठ में फर्क कैसे करेंगे? ये सवाल अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहे। और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो ये है कि हरारी हमें डराते नहीं हैं। वो सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाते, नहीं, बल्कि हमें सोचने का एक नया फ्रेमवर्क देते हैं। वो हमें उस पैनिक मोड से निकालकर एक ऐसे मोड में लाते हैं जहां हम सही सवाल पूछ सकें। बिल्कुल। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। हरारी की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी बात से होती है। वो कहते हैं कि इंसान कहानियों के सहारे जीता है। सही बात है। पिछली सदी में हमारे पास फासीवाद, साम्यवाद और फिर उदारवाद यानी लिबरलिज्म जैसी बड़ी कहानियां थी, जिन्होंने दुनिया को एक रास्ता दिखाया। हाँ, और कोल्ड वॉर के बाद तो लगा कि वही उदारवाद जीत गया, यही दुनिया की आखिरी और सबसे अच्छी कहानी है। कहानी का अंत हो गया, ऐसा लगा था। हाँ, फ्री मार्केट, लोकतंत्र, मानवाधिकार, बस यही भविष्य है। लेकिन फिर 2008 का आर्थिक संकट आया, ब्रेग्जिट हुआ, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का उदय हुआ, और अचानक से वो कहानी जिस पर पूरी दुनिया को इतना भरोसा था, वो बिखरने लगी। लोगों का सिस्टम से विश्वास उड़ गया। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उदारवाद का पूरा ढांचा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर टिका है, मतलब मेरी भावनाएं, मेरे फैसले, मेरा वोट। लेकिन क्या हो जब इन्फोटेक और बायोटेक मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना दें जो आपकी भावनाओं को आपसे बेहतर समझता हो? तो उदारवाद का तो आधार ही हिल जाता है। एग्जैक्टली। और यही सबसे बड़ा खतरा है। असली चुनौती सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि तकनीकी है। बायोटेक और इन्फोटेक की क्रांतियां हमें इंसानों को हैक करने की शक्ति दे रही हैं। इंसानों को हैक करना, ये सुनने में कितना अजीब लगता है, पर ये सच है। जब कोई एल्गोरिदम ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि आप किस विज्ञापन पर क्लिक करेंगे या किस नेता को वोट देंगे या किससे प्यार करेंगे, हाँ, तो फिर स्वतंत्र इच्छा का कोई मतलब रह जाता है क्या? ये तो डिजिटल तानाशाही का सीधा रास्ता है, जहां आपकी आजादी सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाती है। बिल्कुल। और ये हमें सबसे दिलचस्प और शायद सबसे डरावने हिस्से पर लाता है, काम का भविष्य। हाँ, काम का भविष्य। हरारी चेतावनी देते हैं कि एआई और ऑटोमेशन एक नई बेकार वर्ग यानी यूजलेस क्लास को जन्म दे सकता है। और बेकार शब्द यहाँ सुनने में बहुत कठोर लगता है, पर हरारी इसे एक आर्थिक संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। मतलब देखिए, इतिहास में हमेशा जब तकनीक ने पुरानी नौकरियां छीनी तो नई नौकरियां पैदा भी की। किसान फैक्ट्री मजदूर बने, फैक्ट्री मजदूर सर्विस सेक्टर में चले गए। एक बदलाव आता था। हाँ, लेकिन एआई पहली बार दिमागी काम भी इंसानों से बेहतर कर सकता है। वो बीमारियां डायग्नोज कर सकता है, म्यूजिक बना सकता है, गाड़ियां चला सकता है। तो सवाल ये है कि जब मशीनें लगभग हर काम इंसानों से बेहतर और सस्ता करने लगेंगी, तो इंसानों के लिए क्या बचेगा? सही पकड़ा। ये सिर्फ बेरोजगारी का संकट नहीं है। हरारी का सबसे बड़ा टेक अवे यहाँ ये है कि इंसान पहली बार इतिहास में आर्थिक रूप से बेकार हो सकता है। और जब काम से मिलने वाला मकसद और पहचान ही छिन जाए, तो फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा समाधान भी सिर्फ एक बैंडेड है, इलाज नहीं। पैसा शायद लोगों को भूखा मरने से बचा ले, पर उन्हें जीने का मकसद कहाँ से देगा? ये एक मनोवैज्ञानिक संकट है जिसका सामना करने के लिए हम शायद तैयार नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। मतलब ये एक बिल्कुल नई तरह की असमानता की तरफ इशारा है। चलिए इसी पर आगे बात करते हैं। हाँ, क्योंकि ये एआई और बायोटेक की चुनौती सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे समाज की शक्ल बदल सकती है। और जब समाज बदलता है तो राजनीति कैसे पीछे रह सकती है? सही बात है। यहीं पर हरारी डेटा की पॉलिटिक्स पर बात करते हैं, और उनका कहना है कि बिग डेटा आपको देख रहा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये आज की हकीकत है। हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, फेसबुक पर कुछ लाइक करते हैं, अमेज़न पर कुछ खरीदते हैं, ये सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है। तो हरारी एक सीधा सवाल पूछते हैं, इस डेटा का मालिक कौन है? क्या ये व्यक्ति का है, सरकार का है, या किसी कॉरपोरेशन का? क्योंकि जो डेटा का मालिक होगा वही भविष्य का मालिक होगा। और इससे जो असमानता पैदा होगी वो इतिहास की किसी भी असमानता से कहीं ज्यादा गहरी होगी। पहले जमीन या मशीनों के मालिक अमीर होते थे, अब डेटा के मालिक अमीर होंगे। हाँ, एक तरफ डेटा समृद्ध अभिजात वर्ग होगा और दूसरी तरफ डेटा विहीन आम जनता, जिन्हें लगातार मैनिपुलेट किया जाता रहेगा।
पर ये सिर्फ आर्थिक असमानता तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हरारी इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं और एक बहुत ही डरावना शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैविक रंगभेद, बायोलॉजिकल अपार्थाइड। जैविक रंगभेद? हाँ, ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसका आधार आज की तकनीक में मौजूद है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ अमीर लोग ही बायोटेक और जीन मॉडिफाई करके अपनी और अपने बच्चों की उम्र, बुद्धि और स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें, और वो ऐसी बीमारियां खत्म कर सकें जो गरीबों को होती रहती हैं, तो क्या होगा? तो समाज दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, सुपर ह्यूमन और होमोसेपियंस। एक ऐसी प्रजाति जो लगातार अपग्रेड हो रही है और दूसरी जो पीछे छूट गई है। ये तो जाति व्यवस्था से भी बदतर होगा। बिल्कुल। और इन वैश्विक चुनौतियों के सामने हरारी राष्ट्रवाद को एक बहुत ही अपर्याप्त समाधान मानते हैं। उनका कहना है कि आज की 3 सबसे बड़ी समस्याएं परमाणु खतरा, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी उथल-पुथल, ये पूरी तरह से वैश्विक हैं। ये तो बिल्कुल साफ है। कोई भी एक देश अकेले इनका समाधान कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। अगर भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को 0 कर दे, लेकिन चीन और अमेरिका ना करे, तो क्या जलवायु परिवर्तन रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। या अगर एक देश AI को रेगुलेट करने के नियम बनाए, लेकिन दूसरा देश किलर रोबोट्स बनाना शुरू कर दे, तो क्या होगा? हमें वैश्विक सहयोग की जरूरत है। इसलिए हरारी का तर्क है कि जिसे हम सभ्यताओं का टकराव कहते हैं, वो असल में एक ही वैश्विक सभ्यता के भीतर का पारिवारिक झगड़ा है। अच्छा, ये कैसे? जब ईरान या उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम बनाते हैं, तो वे आइंस्टीन के उन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हैं जो अमेरिका या इजराइल करते हैं। हाँ, बात तो सही है। जब आईसिस ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाता है, तो वो उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता है जो सिलिकॉन वैली में बने हैं। मतलब हम सब एक ही ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा हैं, चाहे हम इसे माने या ना माने। बिल्कुल। हरारी ये नहीं कहते कि हमें अपनी स्थानीय पहचान या देशभक्ति छोड़ देनी चाहिए। नहीं, वो ये नहीं कहते। लेकिन वो कहते हैं कि इसके साथ साथ हमें एक वैश्विक पहचान और वैश्विक जिम्मेदारियों को भी अपनाना होगा। ठीक है, तो हमने तकनीकी और राजनीतिक चुनौतियों की बात की, लेकिन हरारी कुछ और मुद्दों पर भी बहुत दिलचस्प नजरिया पेश करते हैं, जैसे आतंकवाद। हाँ, आतंकवाद और पोस्ट ट्रुथ। आतंकवाद पर उनका नजरिया तो बहुत ही अलग है। वो कहते हैं कि आतंकवादी असल में बहुत कमजोर होते हैं। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उनके तर्क में दम है। वो कहते हैं कि आतंकवाद असल में एक मनोवैज्ञानिक हथियार है, एक थिएटर है। एक थिएटर? हाँ, आतंकवादी शारीरिक रूप से बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं, उनका असली हथियार डर है। इसके लिए वो जो आंकड़े देते हैं, वो तो आंखें खोलने वाले हैं। आतंकवाद से एक साल में दुनिया भर में लगभग 25,000 लोग मरते हैं। जबकि डायबिटीज से 35 लाख और सड़क दुर्घटनाओं से करीब 13 लाख। फिर भी हम आतंकवाद से कहीं ज्यादा डरते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आतंकवाद एक तमाशा है जिसे हमारे मन में डर पैदा करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अच्छा। हरारी कहते हैं कि आतंकवादी एक मक्खी की तरह हैं जो एक शीशे की दुकान में घुसकर एक हाथी को भड़काने की कोशिश करती है। मक्खी खुद दुकान नहीं तोड़ सकती, लेकिन वो इतना शोर मचा सकती है कि हाथी गुस्से में आकर पूरी दुकान तहस-नहस कर दे। एग्जैक्टली। और यहाँ हाथी है सरकार और मीडिया। मतलब असली खतरा आतंकवादियों से नहीं, बल्कि हमारी अपनी प्रतिक्रिया से है। बिल्कुल। सरकारें और मीडिया अक्सर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं, जिसे हरारी सुरक्षा का थिएटर कहते हैं। हवाई अड्डों पर भारी सुरक्षा, टीवी पर 24 घंटे की कवरेज, ये सब अनजाने में आतंकवादियों के लक्ष्य को ही पूरा करता है। हाँ, ये हमारे अंदर डर को बढ़ाता है और समाज में विभाजन पैदा करता है। हरारी का समाधान है जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया न दे। तो हमारी प्रतिक्रिया भावनाओं पर आधारित होती है, तथ्यों पर नहीं। और ये हमें सीधे उत्तर सत्य यानी पोस्ट ट्रूथ के युग में ले आता है। और हरारी यहाँ भी एक चौंकाने वाली बात कहते हैं कि होमोसेपियंस हमेशा से एक पोस्ट ट्रूथ प्रजाति रहे हैं। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। उनका तर्क है कि इंसानों की बड़ी बड़ी सभ्यताएं हमेशा से काल्पनिक कहानियों पर ही टिकी हैं। पैसा क्या है? कागज का एक टुकड़ा जिसकी कीमत पर हम सब यकीन करते हैं। राष्ट्र क्या है? एक कहानी जो हमें जोड़ती है। मानवाधिकार क्या है? एक कहानी जो हम मानते हैं। ये चीजें भौतिक रूप से सच नहीं है, लेकिन क्योंकि करोड़ों लोग इनमें विश्वास करते हैं, इसलिए दुनिया को चलाती हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल उठता है, अगर धर्म और राष्ट्रवाद भी कहानियां ही हैं, तो फिर इन कहानियों और फेक न्यूज में क्या फर्क है? यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। एक समाज को जोड़ती है और दूसरी तोड़ती है। क्या बस इतना ही अंतर है? ये लाइन तो बहुत धुंधली लगती है। और आज के डिजिटल युग में ये और खतरनाक हो गया है। पहले इन कहानियों को बदलने में सदियां लगती थीं। आज सोशल मीडिया एल्गोरिदम फेक न्यूज और नफरत को बिजली की रफ्तार से फैला सकते हैं। और एल्गोरिदम को सच या झूठ से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ एंगेजमेंट से मतलब है।
और जो चीजें हमें गुस्सा दिलाती हैं या चौंकाती हैं वो ज्यादा तेजी से फैलती हैं। इससे सच और झूठ के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि हम किसी भी चीज पर भरोसा नहीं कर पाते। और जब साझा सच ही खत्म हो जाता है तो समाज का चलना नामुमकिन हो जाता है। तो इन सब भयानक चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए? एआई, डिजिटल तानाशाही, बेकार वर्ग, पोस्ट ट्रूथ, ये सब सुनकर तो कोई भी निराश हो सकता है। क्या हरारी कोई रास्ता भी दिखाते हैं? हाँ, और यहीं पर किताब सबसे ज्यादा उम्मीद जगाती है। समाधान का बड़ा हिस्सा शिक्षा में छिपा है। शिक्षा में? लेकिन वो आज की शिक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि हम बच्चों को जानकारी से भर रहे हैं, जबकि जानकारी आज गूगल पर मुफ्त में उपलब्ध है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हम अपने बच्चों को पाइथन या केमिस्ट्री सिखाने की चिंता कर रहे हैं, जबकि हरारी कह रहे हैं कि उन्हें वो सिखाओ जो मशीनें नहीं कर सकती। मतलब उन्हें 4C सिखाओ। क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और क्रिएटिविटी। और इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है मानसिक संतुलन और भावनात्मक लचीलापन, इमोशनल रेजिलियंस, ताकि वो बदलाव से निपट सके। बिल्कुल। भविष्य इतना अनिश्चित है कि हमें बच्चों को ये सिखाना होगा कि बदलाव से कैसे निपटा जाए, न कि ये कि 2050 में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम आएगी। इसका जवाब किसी को नहीं पता। उन्हें लगातार खुद को रीइन्वेंट करना सीखना होगा। हाँ। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा आसान समाधान नहीं लगता? दुनिया में एआई और न्यूक्लियर वॉर जैसे खतरे मंडरा रहे हैं और समाधान है कि हम सब बैठकर ध्यान करें। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और हरारी भी ये नहीं कहते कि ध्यान सारी समस्याओं का हल है, लेकिन वो इसे एक बहुत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक उपकरण की तरह देखते हैं। अच्छा। यहाँ ध्यान का मतलब सिर्फ शांति पाना या तनाव कम करना नहीं है। वो खास तौर पर विपश्यना जैसी तकनीकों की बात करते हैं, जो अपने मन के पैटर्न को सीधे ऑब्जर्व करने का एक तरीका है। मतलब खुद को बेहतर तरीके से समझना। बिल्कुल। इससे पहले कि गूगल और फेसबुक के एल्गोरिदम आपको आपसे बेहतर समझें, आपको खुद को समझना होगा। जब हम अपने गुस्से या डर के दौरान शरीर में होने वाली संवेदनाओं को बिना जज किए देखना सीखते हैं, तो हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, उनके मालिक बन जाते हैं। ये एक तरह से अपने दिमाग का फायरवॉल बनाने जैसा है। बहुत अच्छा कहा। ये हमें अपनी कंडीशनिंग, अपने पूर्वाग्रहों और बाहरी मैनिपुलेशन को पहचानने में मदद करता है। और ये हमें हरारी के आखिरी और सबसे गहरे सबक पर लाता है, जीवन का अर्थ। हाँ। इतनी उथल पुथल के बीच एक सार्थक जीवन कैसे जिया जाए? वो कहते हैं कि जीवन कोई कहानी नहीं है, ब्रह्मांड किसी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलता। हम हमेशा एक कहानी की तलाश में रहते हैं, धर्म की, राष्ट्र की या अपनी व्यक्तिगत कहानी। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का एक खास रोल है, एक मकसद है। लेकिन हरारी कहते हैं कि ये भी एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं। बिल्कुल। अर्थ हमें किसी किताब या गुरु से बना बनाया नहीं मिलता। तो फिर अर्थ कहाँ से आता है? उनके अनुसार अर्थ हमारे अपने अनुभवों, हमारी संवेदनाओं, हमारे दुखों और खुशियों से पैदा होता है। सच को जानना ही सबसे बड़ा मकसद है, अपने बारे में सच और दुनिया के बारे में सच। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो हरारी हमें दिखा रहे हैं कि हमारी पुरानी कहानियां और व्यवस्थाएं, मतलब उदारवाद से लेकर राष्ट्रवाद तक, आज की तकनीकी और राजनीतिक चुनौतियों के लिए नाकाफी हैं। हमें नए मॉडल बनाने होंगे। हाँ। और समाधान सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भीतर भी खोजना होगा। हमें अपनी शिक्षा को बदलना होगा ताकि हम लगातार बदलते विश्व के अनुकूल बन सकें। और हमें ध्यान जैसी तकनीकों से खुद को बेहतर समझना होगा ताकि हम एल्गोरिदम द्वारा नियंत्रित होने के बजाय अपने मन के मालिक बन सकें। हरारी का सबसे बड़ा सबक शायद यह है कि स्पष्टता ही शक्ति है, क्लैरिटी इज पावर। जब तक हम दुनिया की हकीकत को साफ साफ नहीं देखेंगे, हम उसे बदल नहीं सकते। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने जीवन में हम किन पुराने जवाबों से चिपके हुए हैं, जबकि सवाल पूरी तरह से बदल चुके हैं।